एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मिस हू और नोंग यू को पैलेस के अंदर जाता हुआ देखते हैं। तभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां पर मिस जीनू ने नोंग यू को पैलेस के अंदर जा करके पैलेस के अंदर की इनर इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर मिस जीनू उसे सतर्क रहने के लिए भी कहती हैं और कहती हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, और तुम वहां पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने जा रही हो तो तुम्हें कुछ और करने से पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर देनी होगी। सीन शिफ्ट होकर के मोया पर आ जाता है जो कि क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी। तभी वहां पर बाय फेंग आ जाता है, जिसे देख करके मोया कहता है कि अगर तुम तेज हो तो जा करके क्राउन प्रिंस को बचा लो। तभी बायफेंग कहता है कि मैं बहुत तेज हूँ और मैं जाकर के उनको बचा लूंगा। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पर चैंग को देखते हैं जो कि प्रिंस की तरफ बढ़ रहा था। फिर बायफेंग समझता है कि चैंग उन लोगों का दुश्मन है और वो क्राउन प्रिंस को मारना चाहता है, इसलिए बायफेंग फुल स्पीड से उनको बचाने के लिए चैंग की तरफ बढ़ता है और फिर वो चैंग के पीछे पड़ जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पर चैंग भी कुछ कम नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा तेज था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बायफेंग सोच रहा था कि चैंग क्राउन प्रिंस को मारने के लिए आया है, इसलिए वो चैंग की किए गए हर हमले को रोकने लगता है। फिर चैंग अपने एरो से बायफेंग पर बहुत तेजी से अटैक करने लगता है और चैंग के ऊपर तीरों की बारिश कर देता है, जिससे बायफेंग बड़ी ही मुश्किल से बच रहा था। पर फिर भी वो जैसे तैसे चैंग के पीछे पड़ जाता है और फिर वो उन तीरों से बचता हुआ चैंग के पास पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद मौका देखते हुए चैंग बाई डुआंग के ऊपर बहुत सारे तीर चला देता है, जिसे देखकर बायफेंग समझता है कि उसने क्राउन प्रिंस के ऊपर तीर चलाए हैं। इसलिए बायफेंग अपने स्पीडी क्लोन बना लेता है और उन सारे तीरों को एक एक करके पकड़ने लगता है। लेकिन एक तीर अभी भी क्राउन प्रिंस की तरफ बढ़ रहा था, जो देख करके बायफेंग अपने एक वेपन की मदद से क्राउन प्रिंस को नीचे झुका देता है और वो तीर जाकर के क्राउन प्रिंस को ना लगकर जमीन पर लग जाता है। लेकिन इस बारे में बाई डुआंग गौर कर लेता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों के पीछे कोई ना कोई पड़ा है, इसलिए वो क्राउन प्रिंस को लेकर के वहां से निकलने लगता है। फिर हम चैंग को देखते हैं जो कि फिर से बायफेंग के ऊपर तीर चलाने वाला था, लेकिन वो चेक करता है कि उसके सारे तीर खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो सिचुएशन को देखते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम लोग बाई डुआंग को देखते हैं जो कि पैलेस के गेट पर पहुंच चुका था और फिर वो वहां पहुंच करके वहां पर आग लगा देता है ताकि वो क्राउन प्रिंस को बड़ी ही आसानी से बाहर कहीं और ले जा सके और कोई भी उसका पीछा ना कर सके। फिर वो आग चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद हम लोग बायफेंग को देखते हैं जो कि मोया के पास पहुंच जाता है। फिर वो कहता है कि भले ही हम दोनों की स्पीड एकदम सेम हो, लेकिन हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मोया पूछता है वो डिफरेंस क्या है, तो बायफेंग बताता है वो डिफरेंस ये है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वहीं पर लेट जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर के पर्पल ऑर्चिड हाउस पर जी फेंग पर आता है जो कि क्राउन प्रिंस को मेंशन से कहीं और ट्रांसफर करने के बारे में बता रहा था। फिर वो आगे कहता है कि जनरल और फोर्थ प्रिंस दोनों ही क्राउन प्रिंस को बचाने में नाकामयाब हो गए और उल्टा उन दोनों को भेजे गए आदमियों के बीच गलतफहमी हो गई और इससे क्राउन प्रिंस की जान तक जाने वाली थी। इसके बाद मिस जीनू उससे कहती है कि लगता है कि हान फाई की ट्रिक अब काम कर गई है, क्योंकि अगर फोर्थ प्रिंस की जगह जनरल क्राउन प्रिंस को बचा लेता तो क्राउन प्रिंस एम्परर बनने के बाद जनरल को पूरी पावर दे देता, लेकिन अभी तक किसी ने उन्हें नहीं बचा पाया है, इसलिए हान फाई अभी तक तो सक्सेसफुल है। फिर जी फेंग बताता है कि फोर्थ प्रिंस हान यू को जनरल को वार्न कर देना चाहिए कि वो उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि आज चैंग के हाथों बायफेंग से फाइट करते हुए क्राउन प्रिंस की जान बस एक्सीडेंटली जाने ही वाली थी, और अगर ऐसा हो जाता तो सारा का सारा इल्जाम फोर्थ प्रिंस के ऊपर आ जाता। फिर मिस जीनू बताती हैं कि हान यू अपने हिसाब से जनरल से बात कर लेगा, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि एम्परर अभी भी पैलेस के अंदर खुद को बंद रखे हुए हैं, और तो और वो हान स्टेट में हो रही चीज़ों के बारे में भी कोई फैसला नहीं सुना रहे, और मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा चिंता है। इस पर जी फेंग कहता है कि इसके पीछे जरूर नाइटफॉल का हाथ है और हो सकता है कि एम्परर ने खुद को पैलेस में बंद फोर्थ फियरफुल वॉरियर्स के कारण कर लिया हो। फोर फियरलेस वॉरियर का नाम सुन करके मिस जीनू को टाइड एन्चेंट्रेंस की याद आ जाती है जो कि उन चारों में से एक है। जी फेंग फिर हुंग लियान के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा और उसे कैसे बचाया जाए, और मिस जीनू ये दुआ कर रही थी कि किसी तरीके से नोंग यू पैलेस के अंदर पहुंच जाए और अंदर की इंफॉर्मेशन इनकी टीम क्विक स्टैंड तक पहुंचा दे। सीन शिफ्ट होकर के मिस हू पर आ जाता है जो कि सोल्जर्स से कहती हैं कि वो एम्परर को सर्व करने के लिए आई हैं, पर सोल्जर्स उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि एम्परर टाइड एन्चेंट्रेस के अलावा किसी और से मिलना नहीं चाहते।
तभी वहाँ पर टाइड एन्चेंट्रेस पहुँच जाती है, जिसे मिस हू देख करके चौंक जाती हैं। फिर हम टाइड एन्चेंट्रेस को देखते हैं, जो कि लुक्स और ब्यूटी में मिस हू से भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, और फिर वो आकर के नोंग यू को भी देखने लगती है। फिर टाइड एन्चेंट्रेस मिस हू से यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर मिस हू बताती हैं कि वो बस एम्परर की तबीयत के बारे में जानने आई थी और उन्हें नहीं पता था कि एम्परर ने पहले से ही आपको बुला लिया है, नहीं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। इसके बाद टाइड एन्चेंट्रेस नोंग यू के बारे में पूछती है, तो मिस हू बताती हैं कि नोंग यू उनकी न्यू मेड है। फिर नोंग यू झुक करके टाइड एन्चेंट्रेस को ग्रीट करने लगती है, ताकि उसे इन दोनों पर कोई भी शक ना हो। फिर टाइड एन्चेंट्रेस वहां से पैलेस के अंदर जाने लगती है, और मैं आपको बता दूं कि एम्परर इनके ब्यूटी पर इतना ज्यादा फिदा है कि वो इसके अलावा किसी की बात नहीं मानते। और टाइड एन्चेंट्रेस 4 फियरलेस वॉरियर्स में से एक है, जो कि जनरल के लिए काम करती है। सीन शिफ्ट होकर के क्लॉकमैन और ब्लड मर्क्यूस पर आ जाता है, जहां ब्लड मर्क्यूस क्लॉकमैन से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मांगता है, जहां क्लॉकमैन बताता है कि लीशी नाम का एक यंग लड़का जियान यांग सिटी में पहुंच चुका है और उसने किन एम्परर के कुछ मंत्रियों से दोस्ती बना ली है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो हानफाई का ही दोस्त है और वो दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। और अब लीसी की दोस्ती हानफे के एक पुराने दोस्त ज़ेंग गू से हो गई है, और मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि लीसी और उस हानफे का पुराना दोस्त हानफे से आखिर क्या चाहते हैं। फिर ब्लड मर्क्यूस क्लॉकमैन की इंटेलिजेंस की तारीफें करने लगता है, जिस पर क्लॉकमैन कहता है कि उसके पास एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, जो कि प्रिंसेस हुंगलियान के बारे में है, और मुझे पता है कि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हो। इस पर ब्लड मर्क्यूस बताता है कि हुंगलियान एम्परर की सबसे चहेती बेटी है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अब हुंगलियान इस गेम में इन्वॉल्व होने से हमारी सारी चालें उल्टी पड़ सकती हैं। और फिर ब्लड मर्क्यूस आगे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि टियानजी रेनिंग फायर की माइंस से मिले हुए ट्रेजर के अलावा आखिर और कौन सा सीक्रेट जानना चाहता है, और वो जल्द से जल्द इस चीज का पता जरूर लगा लेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर के हानफे और जी फेंग पर आ जाता है, जहां जी फेंग उससे कहता है कि यहाँ कोल्ड पैलेस में पहले तुम मिस जीनू के साथ में आए थे, लेकिन अब तुम मुझे लेकर के यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो हानफे बताता है कि लास्ट टाइम जब ड्रिंक करने के लिए मैं मिस जीनू को अपने साथ लेकर आया था, तो हमारी लड़ाई टियानजी से हो गई थी और मिस जीनू ने उस टाइम से मेरे साथ में ड्रिंक करना बंद कर दिया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कोल्ड पैलेस के खंडर में पहुंच चुके हैं, जहां पर हानफे की मुलाकात टियानजी से पहले हो चुकी थी। इसके बाद हानफे हुंगलियान के बारे में याद करने लगता है कि कैसे टियानजी उसे यहाँ से लेकर गया था। फिर वो कहता है कि हम लोग सोच रहे थे कि टियानजी का टारगेट एम्परर है, जबकि टियानजी और उसकी टीम के लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उनमें से सिर्फ 2 लोग मिलकर ही बड़े आसानी से रॉयल फादर को मार सकते थे। इसके बाद जी फेंग के मन में सवाल उठता है कि आखिर टियानजी इस कोल्ड पैलेस के खंडर में क्या करने के लिए आया था। जिसके बाद वो दोनों वहां पर देखने लगते हैं, जहां उन्हें एक रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर वो दोनों चले जाते हैं। फिर जी फेंग को वहां पर एक ही आदमी के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि टियानजी अकेले ही इस रूम में आया था और उसने क्योशिमो को इस रूम के अंदर नहीं आने दिया था। फिर हानफे वहां पर बहुत सारे स्क्रोल्स को देखता है, जहां हानफे बताता है कि क्रोमैन वूजी ने 7 मेंशन ऑफ द अजोर ड्रैगन एंड रेनिंग फायर मैनर के बारे में टियानजी को मैसेज दिया था। फिर वो जीफेंग को कहता है कि क्या तुम इन मैसेजेस को डीकोड करने में मेरी मदद कर सकते हो। तो जीफेंग बताता है कि रेनिंग फायर मैनर में हुई ट्रेजेडी का जिम्मेदार नाइटफॉल है और टियानजी बस उसी के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, और मेरे हिसाब से नाइटफॉल और टियानजी के बीच का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। फिर हानफे ड्यूक जुआंग के बारे में लिखा हुआ एक स्क्रॉल जी फेंग को दिखाता है, जिससे जी फेंग समझ जाता है कि टियानजी भी ड्यूक जुआंग को मिली हुई मिस्टीरियस पावर के बारे में जानना चाहता है, और शायद इसीलिए वो कोल्ड पैलेस में यहाँ पर आ गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस कोल्ड पैलेस में ऐसा क्या छुपा है जो टियानजी को यहाँ तक लेकर के आज गया था। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।